सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने चित्रकला के विभिन्न तत्वों, जो 6 तत्व है, जिनमें रेखा, रूप, रंग, तान, पोत एवं अंतराल में से प्रथम तत्व रेखा का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हमने रेखा की परिभाषा, विभिन्न प्रकार की रेखाएं और विभिन्न प्रकार की रेखाओं के अनुरूप जो आकृतियां बनती है, उनसे पड़ने वाले हमारे मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव है, उनका भी हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार से आज के इस भाग में हम चित्रकला के दूसरे तत्व रूप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूप से। रूप, आप सभी को पता है, इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें जो प्राणी जगत है, जिसमें जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि सब शामिल है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। विभिन्न प्रकार के जो आकार है ना, वो आपको नजर आएंगे। अगर आप जंगल में देखेंगे तो जैसे विशाल आकृति के आपको हाथी, गेंडा, फिर आपको शेर है, और छोटी बड़ी जो आकृतियां है, अगर पानी में रहने वाला जीव जंतु है जिसमें मगरमच्छ है, मछलियां है, और जमीन पर रहने वाले जैसे मनुष्य है। और इसी प्रकार से मनुष्यों में भी कई प्रकार की जो आकृतियां, उनमें अंतर पाया जाता है। तो ये समस्त जो प्राणी जगत है और इसके अलावा जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये संपूर्ण जो प्राणी जगत के साथ साथ में और ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। इनमें जितनी प्रकार की आकृतियां हैं, उनमें आकार के आधार पर अंतर पाया जाता है। तो इसमें हम रूप का अध्ययन करेंगे। कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों या आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। अर्थात कलाकार की चित्रभूमि कोई भी हो सकती है। आप चित्रभूमि से मतलब केवल जमीन से मत ले लेना। चित्रभूमि ऐसा धरातल होता है जो द्विआयामी होता है, और ये धरातल कोई भी हो सकता है, जैसे कागज। सबसे पहले तो कागज ही लेंगे, या फिर आप दीवार भी ले सकते हो, फर्श, छत, ठीक है, कपड़ा, ठीक है, और भी प्लाईबोर्ड वगैरह, और भी बहुत सारे जो धरातल है आजकल जो आधुनिक कला जगत में है ना मौजूद है। तो उनके ऊपर चित्रकार जो है अंकन कार्य जब प्रारंभ करता है, तो अंकन कार्य, अगर चित्रण कार्य प्रारंभ करेगा, तो ऐसा करते ही जो चित्रभूमि, जो धरातल है, उसमें एक आकृति जो बनेगी, उससे वो धरातल जो है वो सक्रिय हो जाएगा और वह पॉजिटिव और नेगेटिव जो विभिन्न प्रकार के जो आकार है, उनमें विभक्त हो जाएगा। चित्रभूमि पर रूपांकन द्वारा अंतराल की शक्ति का भी परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अंतराल की शक्ति, अंतराल मतलब जो स्पेस, जो धरातल है, उसमें जैसे ही अंकन करेंगे तो जो धरातल है वो भी विभिन्न भागों में विभक्त हो जाता है। वर्ग क सुप्त प्रतीत होता है, जबकि जो वर्ग ख है उसमें वही स्थान केवल एक सफेद आकृति से ही क्रियाशील या सक्रिय प्रतीत होता है। मतलब इसमें जो अंतराल की शक्ति है, मात्र एक अंकन मात्र से ही जो है, जो धरातल है, वो सक्रिय हो जाता है। चित्र संयोजन में रूप को बहुत प्राचीन समय से ही महत्व प्राप्त है। अब देखते हैं उदाहरण स्वरूप, जैसे आपके सामने एक वर्ग क है। एक साइड में आप देखते हैं
कि बिल्कुल धरातल पर कुछ भी अंकित नहीं है। और जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से में अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही ये चौकोर इसमें वर्ग इसमें बना और इसके साथ ही अगर इसमें और भी कुछ बना दिया जाए तो ये देखिए, अब ये जो धरातल है ये सक्रिय हो गया है और विभिन्न प्रकार की जो रूपाकार है उनमें विभक्त हो गया है। इस प्रकार जो अंतराल जो है उसकी जो शक्ति है ना, उसका परिचय हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो ये चित्रभूमि है उसके बजाय अगर इस चित्रभूमि की तरफ अगर आप गौर करोगे तो एक तरफ जो खाली चित्रभूमि है और दूसरी तरफ जो जिसके अंदर एक सफ़ेद जो आकृति, जो एप्पल की आकृति बनी हुई है, तो उससे हमें पता लगता है कि खाली चित्रभूमि का कोई महत्व नहीं है। ये जो धरातल है वो द्विआयामी होता है। उसके बजाय ये जो धरातल है दूसरी तरफ का, पहला ये है और दूसरा धरातल जो ये है, तो ये जो धरातल है, ये अंतराल है, वो सक्रिय धरातल कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक रूपाकृति का निर्माण हो गया है और हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि जो है वो इस एप्पल पर केंद्रित हो गई है। संपूर्ण जो अंतराल है, जो धरातल है, उसमें अगर कहीं भी हमारी अगर दृष्टि आके रुकेगी तो उसका केंद्र बिंदु यही आकार होगा। अब आप समझ गए हैं कि चित्रभूमि जो है वो उसको सक्रिय बनाने के लिए उसमें कोई भी रूपाकृति का होना आवश्यक है। रूप की परिभाषा। रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार और वन होता है। अर्थात जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, इस प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको मिलेगी। सभी अपने विभिन्न प्रकार के, अगर रूप की बात करें, आकार की बात करें, तो आकार की दृष्टि से सब अलग है ही, लेकिन उसमें अगर रंग को देखें तो एक ही प्रकार की जो आकृति है, बराबर जो आकार की आकृति है, वो रंग की दृष्टि से भी भिन्न होती है। मतलब आकार एक होगा लेकिन रंगों की दृष्टि से उनमें अंतर हम कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे साधारणतया वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसकी जो परिभाषा है, वस्तु की जो आकृति है उसी को रूप कहते हैं। वस्तु की जो बनावट है उसको क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपाकार से होता है। इस प्रकार से अगर कोई गोल चीज है तो उसको हम बोल कह सकते हैं, गोला, या फिर विभिन्न प्रकार की गोल वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कई वस्तुएं होती है वो चौकोर होती है, कई त्रिकोण और कई अलग अलग रूपाकार लिए होती है। मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी। आगे मैं आपको उदाहरण स्वरूप आपको इसमें समझाऊंगा भी, जिसे हम रेखा व वर्ण की सहायता से चित्र की अंतर्वस्तु की अभिव्यक्ति पर आधारित करते हैं। मतलब ये जो बाह्य जो रूपाकृति होती है, ये जो बाह्य रूपाकार होता है, उसे हम रेखाओं और रंगों की सहायता से चित्र की अंतर्वस्तु की अभिव्यक्ति पर आधारित करते हैं। तो देखते हैं आपके सामने ये जो विभिन्न प्रकार की रूपाकृतियां हैं, आपको देखते ही पता लग जाता है कि एक सामने जो है, जो पेंसिल से इसमें शेडिंग वगैरह दी हुई है, और यह है एक गिलास की आकृति है, चाय का जो कप है उसकी आकृति है, और एक तरफ आपको फल दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो एप्पल है, एक तो पूरी एप्पल है और उसके जो कटे हुए दो टुकड़े हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपको जो एप्पल की बनावट है और उसके जो रंग है उसके आधार पे आपको लग रहा है कि यह एप्पल है। एक तरफ आपको जो
पशु की आकृति दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से उसके सींग वगैरह है, तो आकार के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि यह हिरण की आकृति है। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इस प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, अगर आकार के आधार पर बात करें तो उनमें काफ़ी अंतर है। देखते ही समझ में आ जाता है कि जो बाह्य रूपाकृति है, जैसे मैंने बताया परिभाषा में, किसी भी वस्तु की बाह्य रूपाकृति को ही रूप कहते हैं। वस्तु की बाह्य आकृति को ही रूप कहते हैं। इसका निश्चित आकार और वर्ण होता है। ठीक है, अब आप समझ गए हो कि जो रूप है वो वस्तु की बाह्य आकृति या जो बाह्य बनावट है उसे कहते हैं। अब अगले भाग में हम इसको और भी विस्तार से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।